जी। तो हम कक्षा आरंभ करते हैं। कल जो हमने पढ़ा था उसका एक बार रिवीजन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कल जो हमारा विषय था समवाय का, इसकी वीडियो अभी यूट्यूब पे अपलोड नहीं हो पाई है, पर इसको हम अपलोड करते हैं आज शाम को और ये भी मिल जाएगा। तो समवाय के विषय को थोड़ा हम समझते हैं, फिर आगे हम अगला विषय पढ़ेंगे। समवाय क्या है? तो समवाय के विषय में ऐसा कहा जाता है कि नित्य संबंध समवाय, जो नित्य संबंध है, नित्य का मतलब जो परमानेंट टाइप में हो, ज़्यादा समय तक रहने वाला, वो समवाय संबंध है, वो समवाय संबंध के अंतर्गत आता है। तो नित्य संबंध को समवाय कहते हैं। अब इसमें आता है समवाय के प्रकार। समवाय कितने प्रकार का होता है? तो यहाँ पे एक पंक्ति आई है, समवायस्त्व एक एव। समवायस्त्व एक एव माने समवाय जो है वो एक है। समवायस्तु एक एव, समवाय तो एकमात्र है ना। और इसका जो संबंध है वो कौन सा कहा गया है? हम रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि ये पहले हम इस विषय को पढ़ चुके हैं। तो यह जो होता है अयुत सिद्ध वृत्ति, अयुत सिद्ध। तो हमने दो शब्द पढ़े थे, एक होता है युत सिद्ध और एक अयुत सिद्ध। युत सिद्ध और एक अयुत सिद्ध। अयुत सिद्ध, तो अयुत सिद्ध क्या है, युत सिद्ध क्या है, इस तरह से हम थोड़ा समझेंगे। युत सिद्ध और अयुत सिद्ध। युत सिद्ध मतलब होता है कि ऐसे पदार्थों का संबंध जोड़ना जो एक दूसरे के बिना रह सकते हैं, वो युत सिद्ध संबंध है। और अयुत सिद्ध संबंध वह होता है जो इसके बिना दूसरे का अस्तित्व खत्म हो जाए। ऐसे आश्रय तत्व जो एक के बिना दूसरे का अस्तित्व खत्म हो जाए, वो अयुत सिद्ध संबंध कहलाते हैं। इसके लिए परिभाषा सीधी यहाँ पर बनती है कि ययोर्द्वयोर मध्ये एकम अविनिश्यत अपराश्रितम एव अवतिष्ठते तावयुतो सिद्धौ। माने जिन दो पदार्थों में से एक अविनिश्चित अवस्था वाला दूसरे पर आश्रित हो, वे दोनों ही अयुत सिद्ध कहे जाते हैं। इसके 5 उदाहरण हमने कल पढ़े थे, जिसके सीधे उदाहरण हम यहाँ पढ़ते हैं। क्या क्या उदाहरण है रिवीजन की दृष्टि से? एक था अवयव अवयवी यानी तंतु और पट का भेद। एक है गुण और गुणी माने पट रूप और पट। एक है क्रिया और क्रियावान माने चलना और चलने वाला। भाई चलने वाले की पहचान तब तक है जब तक वो चल रहा है, और चलने वाला बैठ गया तो वो चलने वाला नहीं है, वो बैठने वाला है। ऐसे फिर आता है जाति और व्यक्ति। व्यक्ति की जाति होती है, जाति से व्यक्ति होता है, उसकी पहचान होती है। तो मनुष्यत्व जाति है और मनुष्य वो व्यक्ति है। विशेष और नित्य, विशेष पदार्थ होगा तभी आकाश आदि का भेद होगा, है ना। आकाश, पृथ्वी, जल इत्यादि का भेद होगा। ये पूरा हम पढ़ चुके थे। अब आता है समवाय पदार्थ के संबंध में कुछ स्मरणीय तथ्य जो स्मरण करना चाहिए कि दो अयुत सिद्ध पदार्थों में रहने वाले को नित्य संबंध को समवाय कहते हैं। जिन दो पदार्थों की स्थिति स्वतंत्र रूप से अलग अलग बनी रह सकती है, वे दोनों पदार्थ युत सिद्ध कहलाते हैं। यहाँ पे जो हमने पढ़ा युत सिद्ध। युत सिद्ध क्या है? सीधे सी परिभाषा की जो ऐसे दो पदार्थ जो एक दूसरे के बिना रह सकें, जैसे पेन और मोबाइल। अब हम कहते हैं पेन नहीं रहेगा तो मोबाइल नहीं रहेगा, क्या ये सच है? नहीं, पेन के बिना मोबाइल भी रह लेगा, मोबाइल के बिना पेन भी रह लेगा। पर अगर हम कहें कि तंतु माने धागा, और धागा से बना पट, पट माने कपड़ा, पट, तो जो पट है वो तंतु के बिना नहीं रह सकता, तंतु पट के बिना नहीं रह सकता। मतलब कपड़े के रूप में तंतु नष्ट होते ही कपड़ा नष्ट हो जाएगा, कपड़ा नष्ट होते ही तंतु नष्ट हो जाएगा, ऐसा। तो युत सिद्ध माने पुस्तक और लेखनी। पुस्तक और लेखनी, पुस्तक और लेखनी का कोई संबंध ही नहीं है। पुस्तक और लेखनी का संबंध ही नहीं है। इसके विपरीत दो पदार्थ एक दूसरे को अलग ना रह सकें, वो अयुत सिद्ध कहे जाएंगे। इस तंतु और पट, कपाल और घट, इस तरह से पूरा ये हो जाएगा। इसमें पूरा मतलब भाव यही है। अब अगला जो है आज का विषय जो हमें विशेष पढ़ना है, वह है अभाव। अभाव, सप्त पदार्थी की बात चलती है ना, सप्त पदार्थी। तो सप्त पदार्थी पूरे हो जाएंगे, सप्त पदार्थ, 7 पदार्थ। तो 7वां जो अंतिम पदार्थ वह है अभाव। पहले हम द्रव्य पढ़ चुके, फिर गुण पढ़ चुके। ये बार बार इसलिए रिपीट कर रहे ताकि हम याद कर सकें, समझ सकें इनको। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, यहाँ तक पढ़ लिया। समवाय,
और अभाव। अब पढ़ेंगे हम अभाव के विषय में। समवाय पढ़ लिया, अब अभाव के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये पूरे हमारे 7 विषय हो जाएंगे, सप्त पदार्थ। तो अभाव है क्या? अभाव, तो अब इसको पढ़ते हैं। तो पहले इसका परिचयात्मक अध्ययन है कि वैशेषिक दर्शन के प्रारंभ में अभाव नामक पदार्थ का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। वैशेषिक दर्शन की जो श्रृंखला आगे बढ़ी है, एक अलग धारा बनी है, वह अलग धारा में शुरुआत में, शुरू के समय में अभाव नामक कोई पदार्थ नहीं था। अभाव नामक कोई पदार्थ नहीं था। कणाद ने 6 भाव पदार्थों का ही उल्लेख किया। 6 पदार्थ है कणाद के मत में, 7वां जो अभाव है वो नहीं है। प्रशस्तपाद ने भी 6 पदार्थों की चर्चा की है। अब देखिए अभाव उत्पन्न कहाँ से हुआ। अगर हम माने तो इसमें अभाव नहीं है वैशेषिक में, है ना, माने कणाद के अनुसार नहीं है। उदयनाचार्य, श्रीधर, शिवादित्य और परवर्ती वैशेषिक आचार्यों ने अभाव नामक 7वें पदार्थ का परिगणन किया है। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि अभाव नामक परिगणन किन किन के द्वारा हुआ, तो इसमें एक ऑप्शन हो कणाद, तो ये गलत हो जाएगा। प्रशस्तपाद, ये गलत हो जाएगा। उदयनाचार्य सही होगा। श्रीधर, शिवादित्य आदि जो बाद के आचार्य हैं, उन्होंने अभाव को भी एक पदार्थ के रूप में माना। प्राचीन आचार्यों ने अभाव का उल्लेख नहीं किया था, अतः इसका लक्षण भी नहीं किया। अन्नम भट्ट ने इसका लक्षण न करके सीधे 4 भेद के बताए हैं। कुछ वैशेषिक आचार्यों की दृष्टि में अभाव की परिभाषा क्या है? अभाव, अब हम पढ़ रहे हैं अभाव की परिभाषा। अभाव है क्या? अभाव की परिभाषा क्या बनेगी? तो अभाव की परिभाषा बनती है न भावः इति अभाव। सरल है। न यानी विपरीत, भाव, जहां पर भाव ना हो वो अभाव है। जहां पर भाव ना हो वो अभाव है। एक खाली लोटा है, खाली लोटे में कहें कि इसमें जल का भाव है क्या? नहीं है, जल का भाव नहीं है, तो क्या होगा? जल का भाव नहीं, माने ना भाव इति अभाव। ये नंग्य तत्पुरुष समास है, इसके अंतर्गत आता है नंग्य तत्पुरुष समास। इस तरह का जो होता है ना, नाद्वितीय इति अद्वितीय, ना भाव इति अभाव, इस प्रकार से। तो ये परिभाषा हो गई। इस व्युत्पत्ति के आधार पर वस्तु या प्राणी के भाव का ना होना ही अभाव है। भाई हमारे पास कोई घड़ा नहीं है तो घड़े का अभाव हो गया ना। हमारे पास कार नहीं है तो कार का अभाव हो गया ना। माने कार का भाव ना होना, भाव से अर्थात अस्तित्व का ना होना। हमारे पास सोना नहीं है तो सोने का अभाव। बादल जो होते हैं, पृथ्वी जो बादल बनते हैं, मेघ जिनको हम कहते हैं, जो बरसते हैं, वो जो बादल हैं उसमें वायु है, धुआं है, यानी वायु का एक रूप है, अग्नि है, जल है, लेकिन पृथ्वी नहीं है। तो पृथ्वी का वहां पर भाव नहीं है, इसलिए वो अभाव है। इस तरह का पूरा ये। पृथ्वी तत्व ज़्यादा होगा तो वो भारी होंगे, और पृथ्वी तत्व कम होगा तो वो हल्का होगा, इस तरह से। तो ये पूरा रहता है ना। तो ना भाव इति अभाव। अब इसकी परिभाषा क्या बनती है? तो भाव भिन्न पदार्थ अभाव। जो भाव से भिन्न पदार्थ है वही अभाव है। भाव से भिन्न पदार्थ, भाव से भिन्न पदार्थ अभाव कहलाता है। दार्शनिक दृष्टि से, दर्शन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो किसी वस्तु का किसी विशेष काल में, किसी विशेष स्थान में अनुपस्थिति अभाव है। कोई वस्तु है, दार्शनिक दृष्टि से अभाव समझें तो क्या कि कोई भी एक वस्तु है, किसी भी विशेष स्थान पर, किसी भी विशेष समय पर, यानी काल में, किसी विशेष काल में, किसी विशेष स्थान पर उसकी अनुपस्थिति हो जाए, अब्सेंस हो जाए, अब्सेंस हो जाए, वही क्या है? अनुपस्थिति ही अभाव है। घड़ा ना रहे तो अभाव हो गया। घड़ा बनने से पहले भी अभाव होता है, घड़ा टूटने के बाद भी अभाव होता है। इस तरह से ये पूरा हो गया। अब आगे इसका हम अध्ययन करते हैं। तो इसमें क्या है? प्रतियोगी ज्ञानाधीनो भाव। प्रतियोगी ज्ञानाधीनो भाव, एक परिभाषा यहाँ से बन के आई। तो आचार्य शिवादित्य ने अपने सप्तपदार्थी नामक ग्रंथ में कहते हैं कि भाव को अपने प्रतियोगी ज्ञान के अधीन स्वीकार किया गया है। प्रतियोगी ज्ञान के अधीन। दिव्यादि षटकोन्य भाव, न्याय सिद्धांत मुक्तावली कहती है। आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ न्याय सिद्धांत मुक्तावली में कहा है कि द्रव्य, गुण, कर्म आदि 6 पदार्थों में अन्योन अभाव को ही भाव कहा गया है।
माने 6 पदार्थ कौन कौन से हैं? अभाव को छोड़ दें तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष संभाव्य अभाव, बार बार उनका वर्णन किया। तो ये जो है, ये जो वर्णन है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, इन सबका एक दूसरे के प्रति अभाव को ही अभाव कहते हैं। माने ना पदार्थ रहे, ना गुण रहे, ना कर्म रहे, ना समवाय विशेष रहे, ना सामान्य रहे, ना समवाय रहे। जब ये 6 पदार्थों का एक दूसरे के प्रति कोई भाव ना रहे तो उसको हम अभाव कहते हैं। ये हो गया। नञ्यर्थत प्रत्यय विषयो भाव, माने ये क्या कहते हैं? उदयनाचार्य अपनी कृति लक्षणावली में कहते हैं कि अभाव को नञ्यर्थक ज्ञान का विषय मानता है, नकारात्मक है ना, नञ्यर्थक नकारात्मक अर्थ में इसको माना जाता है। प्रतियोगी ज्ञानाधीन विषयत्वम अभावम, प्रतियोगी ज्ञान के अधीन का जो विषय है उसे अभाव कहते हैं। अब इसमें एक और भाव, यस्य अभावः स प्रतियोगी, जिसका अभाव है, जिसका अभाव कहा जा रहा है वही प्रतियोगी होता है। जैसे भूतल घटाभाव, इस कथन से अभाव का प्रतियोगी क्या है? घट। प्रतियोगी माने कॉम्पिटिटर, अभाव है ना। और प्रतियोगियों में क्या भाव होता है? एक दूसरे को हराने का, है ना, हराने का। तो अभाव है किसका? घड़े का, घट का अभाव, घटाभाव है, घट का अभाव है। तो इस अभाव का कॉम्पिटिटर कौन होगा? घट। अगर घट आ जाए तो अभाव हार जाएगा, और अगर अभाव बना रहा तो घट हार जाएगा। सीधी सी बात है। मान लीजिए कोई कमरे में हम ढूंढें, है ना, कोई पदार्थ ढूंढें, मान लीजिए सोने के कोई आभूषण, सोने के बिस्किट ढूंढें, सोना कहाँ है, तो जब तक नहीं मिलेगा तब तक तो अभाव का अस्तित्व है, जब तक नहीं है तब तक अभाव है। तो माने अभाव जीत रहा है। और जैसे ही जो खोज रहे थे वो मिल गया, तो जो मिल गया वो जीत गया, और जो अभाव है वो हार गया। इतना सा है। तो ये पूरा यहाँ पर होता है। जिस तरह घटाभाव का प्रतियोगी घट होता है, उसी तरह पटाभाव का प्रतियोगी पट है। पट का अभाव, तो पट का अभाव दूर कैसे होगा? पट के कारण। कोई गरीब है, धनाभाव है, किसी को धन का अभाव है, धनाभाव एक सिचुएशन है, इसको डिफीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? धन दे दो। धनाभाव का प्रतियोगी क्या होगा? धन। धन मिल जाए तो धनाभाव दूर भाग जाएगा, और धन नहीं है इसलिए धनाभाव है, ऐसा है। तो ये इतना अंतर है। अभाव के भेद क्या क्या है? अभाव के भेद के विषय में बात कही गई है। अभाव के भेद क्या है? तो अभी अभाव हम समझ गए। अभाव एक साधारण सा सरल सा अर्थ है। अभाव माने अस्तित्व में ना होना, अस्तित्व में ना होना, यही अभाव है। अब अभाव 4 प्रकार के होते हैं। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव। 4 प्रकार के अभाव हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रागाभाव। प्रागाभाव क्या है? प्राग अभाव क्या है? क्या परिभाषा बनेगी प्राग अभाव की? तो प्राग अभाव की जो परिभाषा बनती है वह होती है प्राग अभाव। तो क्या है? अनादि शांत प्राग भाव उत्पत्ति पूर्वम कार्यस्य। प्राग भाव अनादि और शांत होता है। अनादि माने अनादि, अनादि माने जिसका आदि ना हो, शुरुआत ना हो, शुरुआत जिसकी ना हो वो अनादि। शुरुआत हो तो आदि, शुरुआत को बोलते हैं आदि, और शुरुआत ना हो तो हो जाएगा अन आदि अनादि, ऐसे ही होगा ना। अन आदि तो हो जाएगा अनादि, माने जिसका शुरुआत ना हो। और शांतः, शांतः अंत के साथ, अनंत नहीं है, ध्यान रखना, इस शब्द को पहचानिए। शांतः, सा माने सहित, अंत अंत के साथ होता है। इसको थोड़ा बारीकी से समझिए। ईश्वर को हम कह देते हैं अनादि है, अनंत है, लेकिन यहाँ पे अनंत शब्द नहीं है। इस शब्द को आप अलग समझिए। अन धन अंत, ये अन मतलब नकारात्मक। जैसे आदि का ना होना अनादि होता है, वैसे ही अंत का ना होना अनंत होता है। पर यहाँ पे अनंत नहीं कहा गया, यहाँ पे शांत कहा गया है। शांत, अंत के साथ,
तो अनादि शांतः प्राग भावः, जो अनादि है लेकिन शांत है, अनादि तो है लेकिन अंत के साथ है, वह प्राग भाव है। और इसको एक और बात कही गई कि उत्पत्तेः पूर्वम कार्यस्य, उत्पत्ति के पूर्व कार्य का प्राग भाव होता है। इतना, जैसे मान लीजिए, अब इसको हम सरल तरीके से समझें, कोई वस्तु हम बनाने वाले हैं, मान लीजिए सपोज कीजिए घट का ज़्यादा उदाहरण दिया जाता है तो हम घट का उदाहरण ही लेते हैं, है ना। घट बनाया जा रहा है। अब ये जो घट बनाया गया बन गया, ठीक है। तो बन गया मतलब कब, मान लीजिए हम एक ईयर लिखें 2026, ठीक। तो 2026 में घट ये बन गया, पर 2026 से पहले 2025 में क्या ये घट था? नहीं था। अगर ये घट रहा होता तो फिर बना कैसे? वो तो पहले से ही है। और 2025 में अगर घट नहीं था तो घट का अभाव था, घट का अभाव था ना, यानी घट अभाव था, घटाभाव कहें तो घटाभाव था। 2024 में भी घटाभाव था, 2023 में भी था, 2022 में भी था। माने 2026 से पहले अगर कोई घट ना बना हो तो हम ये कह सकते हैं कि 2026 से पहले घड़े का अस्तित्व नहीं था, और जब अस्तित्व नहीं था तो वहां पर उस चीज का अभाव था। और वो अभाव कब से था? इसका कोई जवाब है? अभाव कब से था? अभाव की शुरुआत कब से हुई? तो इसका तो कोई शुरुआत का पता ही नहीं है, शुरुआत का कुछ पता ही नहीं है। चलिए ये मटका छोड़ दीजिए, ये तो थोड़ा ऐसा लगता है कि भाई पहले से बना रहा होगा मटका, तो मटका छोड़िए। अब एक हम ताज़ा उदाहरण देते हैं। हम सबके पास में एक फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है ना, सबके पास है, बढ़िया, अच्छा चलता भी है, हम इसका यूज़ भी करते हैं मोबाइल फ़ोन का। मोबाइल फ़ोन का जो उत्पत्ति हुई, हम ये माने मोटे मोटे अंदाज में, ज़्यादा डीपली ना जा करके हम सरल अर्थ में माने, मोबाइल जो हुई शुरुआत 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी का प्रोडक्ट है मोबाइल फ़ोन, ठीक है। मोबाइल फ़ोन माने 21वीं शताब्दी के पहले मोबाइल नहीं था। अब मोबाइल नहीं था तो क्या था? मोबाइल का अभाव था। माने हम पूछें कि 19वीं शताब्दी में मोबाइल था क्या? नहीं, मोबाइल का अभाव था। 19वीं शताब्दी में मोबाइल का अभाव था, 20वीं शताब्दी में मोबाइल का अभाव था, 18वीं में अभाव था, 17वीं में अभाव था। माना ये अभाव 21वीं शताब्दी से पहले था। लेकिन अब क्या मोबाइल का अभाव है? नहीं, 21वीं शताब्दी में मोबाइल का अभाव दूर हो गया। पर वो अभाव कब से चला आ रहा? भाई मोबाइल का अभाव, मोबाइल की कमी कब से रही? अनंत है वो तो, सॉरी अनादि है। इसका तो कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकता ना। जैसे हम कहें कि पृथ्वी जो है वह अनादि है, इसकी कोई आदि किसी ने देखा ही नहीं है ना। वो ठीक है कि सृष्टि प्रक्रिया हुई होगी, लेकिन हम सब के लिए तो पृथ्वी अनादि ही माना जाएगा। ये ईश्वर अनादि है। पृथ्वी को उत्पत्ति मान लो तो प्रलय भी होता है, वो सब चलिए ठीक है, मान लेते हैं, पर जो ईश्वरी तत्व अनादि है। तो ये जो मोबाइल का जो अभाव था, पृथ्वी के साथ ही अभाव तो शुरू नहीं हुआ था। पृथ्वी बनने से पहले भी मोबाइल का अभाव था, और पृथ्वी बनी जल में से, तो जल बनने से पहले भी मोबाइल का अभाव था। जल में भी तो मोबाइल नहीं था। मोबाइल एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। अग्नि थी, अग्नि में भी मोबाइल नहीं था, वायु में भी मोबाइल नहीं था, आकाश में भी मोबाइल नहीं था। सांख्य दर्शन की और उल्टे बढ़ते चलें तो महत अहंकार में भी मोबाइल नहीं था, प्रकृति में भी मोबाइल नहीं था। माने मोबाइल का अभाव तो चला आ रहा है। माने अगर मोबाइल के अभाव का आदि देखें तो पता नहीं चल सकता। एक क्लियर बात, माने मोबाइल के अभाव का कोई आदि नहीं है। अगर हम कहें कि मोबाइल का अभाव कब से था तो कोई नहीं कह सकता, कोई भी नहीं कह सकता कि मोबाइल का अभाव कब से था। ठीक, इतना तो हो गया। माने अनादि समझ में आ गया आपको?
अनादि माने इस मोबाइल के अभाव का कोई आदि नहीं है, इसीलिए इसको शब्द दिया अनादि, ना आदि इति अनादि। ठीक, ये इतना हो गया। हाँ, तो मोबाइल के अभाव का आदि नहीं है, इसलिए हमने इसको अनादि कहा। ये होगी क्लियर। दूसरा शब्द है शांतः। अब आपसे दूसरा प्रश्न पूछें, क्या इस मोबाइल के अभाव का अंत हुआ? बोले हाँ हुआ। कब हुआ? 21वीं शताब्दी में। ये उत्तर है ना भाई, 21वीं शताब्दी में मोबाइल बन गया तो मोबाइल का अभाव खत्म, मोबाइल के अभाव का अंत हो गया। तो अंत तो है ना? हाँ बोले अंत तो है, अंत तो है, इतना ही ना, अंत तो है ना मोबाइल का अभाव का। जो अभाव चला आ रहा था अनादिकाल से, वो अभाव आते आते 21वीं सदी में वो अभाव दूर हो गया, उस अभाव का अंत हो गया। माने इस प्राग अभाव का अनादि तो नहीं है, आदि तो नहीं है, इसलिए इसको हमने अनादि कह दिया, लेकिन इस अभाव का अंत जरूर है, और वो अंत है, इसीलिए हमने इसको कहा शांतः। शांतः, सा अंत शांतः, ये प्राग अभाव स्पष्ट हुआ। तो प्राग भाव की दो विशेषताएं, नॉर्मली अगर हम कहें प्राग भाव की दो विशेषताएं कौन कौन सी? एक अनादि और एक शांत। अनंत मत कह देना, शांत, अंत के साथ। अंत के साथ माने जो अभाव अनादि था, जिसकी कोई वो नहीं था, माने ऐसी कोई डेट नहीं थी जहाँ से अभाव शुरू हुआ, लेकिन अभाव समाप्त होने की डेट जरूर बन गई है ना, अभाव का अंत होने की डेट जरूर एक बन गई। ये पूरा यहाँ पर हो गया, इसको प्राग अभाव कहते हैं। और ये उत्पत्ति पूर्वम कार्यस्य, तो जब तक कोई कार्य उत्पत्ति नहीं हुई तब तक अभाव रहता है, और जैसे ही उत्पत्ति हो गई अभाव खत्म, अभाव खत्म। ये सीधा है। माने रोटी जब तक नहीं है तब तक रोटी की कमी है, रोटी का अभाव है, और जैसे ही रोटी बन गई अभाव तुरंत खत्म, अभाव तुरंत खत्म हो जाता है। ये पूरा हमारा रहता है अभाव। इतना हो गया। तो पहला होगा प्राग भाव, इसकी जो परिभाषा होगी अनादि शांतः प्राग भाव उत्पत्ति पूर्वम कार्यस्य। ये पूरा हो गया अनादि शांतः प्राग भाव। अब दूसरा प्रध्वंस भाव। भाई ये जो था वो तो प्राग भाव था, अब पढ़ना में प्रध्वंस भाव। तो प्रध्वंस भाव क्या कहेगा? सादि अनंतः प्रध्वंसः उत्पत्त्यनंतरम कार्यस्य। ये प्राग भाव के बिल्कुल उल्टा है, प्राग अभाव के बिल्कुल उल्टा है। माने जो प्राग अभाव था वो वस्तु उत्पन्न होने के पहले का अभाव था। प्राग माने पहले, प्राग का मतलब होता पहले, पहले का अभाव। प्राग का मतलब आप जानिए सीधे, प्राग है ना, प्राग, ये प्राग, प्राग का मतलब है पूर्व, उत्पत्ति के पूर्व का अभाव प्राग भाव है। अच्छा, और प्रध्वंस अभाव क्या है? प्रध्वंस, प्रध्वंस अभाव क्या है? तो प्रध्वंस का मतलब क्या होता है? नष्ट होना। तो नष्ट होने के बाद का जो अभाव है वो प्रध्वंसा भाव है। नष्ट होने के बाद, नष्ट होने के बाद, जैसे इसको हम समझे कोई अपना जीवन मान लीजिए, हमारा अपना जीवन है, ठीक है, इंसान का जीवन है। हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है, ईयर ऑफ बर्थ है, वो है 96। तो 96 के पहले जो अभाव था हमारा इस दुनिया में, भाई हम जैसे बहुत आए होंगे पर हम तो नहीं थे, तो हमारा तो अस्तित्व नहीं था। तो 96 के पहले का जो अभाव था वो प्राग अभाव था, और ये अभाव पता नहीं कब से चला आ रहा था। दुनिया हमारे जन्म की प्रतीक्षा कर रही होगी पता नहीं कितने सदियों से, हो सकता है पृथ्वी भी ना बनी हो तब से हमारे जन्म की प्रतीक्षा अभाव रहा हो, ठीक। लेकिन वो अभाव कब खत्म हो गया? 96 में, क्योंकि हमारा जन्म हो गया।
हमारा जन्म हो गया, तो 96 में हमारा जन्म हो गया, और जैसे ही जन्म हुआ, कार्य पूर्ण हुआ, तो ये जो प्राग अभाव था, हमारे जन्म के पहले का अभाव था, वो खत्म हो गया। ये अनादि प्रभाव था, लेकिन शांत था, अंत के साथ, माने अंत तो हो गया उसका, ठीक, ये प्राग भाव खत्म हो गया। अब प्रध्वंसा भाव, प्रध्वंसा भाव मान लीजिए 96 में हमारी डेट ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ है, सपोज कीजिए, हालांकि ये मृत्यु को तो कोई नहीं जानता, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि हाँ, इतने में 2100, इतना कोई नहीं जीता, हम भी नहीं जी पाएंगे, तो एग्जाम्पल है, मान लीजिए 2100 पूरे, ठीक है, 2100 में मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होना माने नष्ट हो जाना, नष्ट होना माने प्रध्वंस। तो प्रध्वंस के बाद का जो अभाव होगा, वो अभाव कब से शुरू हुआ, माने उस अभाव की आदि कहाँ है, 2100 आदि है ना ये तो, और अंत होगा क्या, नहीं। एक बार जब हमारा प्रध्वंस हो जाएगा, तो वो जो हमारे बाद की कमी रहेगी, वो कमी कब पूरी होगी, वो तो हमेशा बनी रहेगी। तो उस कमी का कोई अंत होगा क्या, नहीं। लेकिन वो कमी कब से शुरू हुई, 2100 के, है ना, 2100 यहां से जो कमी शुरू हुई, वो कमी अनंत काल तक चलने वाली है। लेकिन वो कमी शुरू कब से हुई, 2100 से। तो ये प्रध्वंसा भाव है, हमारे जाने के बाद की कमी, है ना। अब हम घड़े के बारे में अगर ये कहते, हम अपना एग्जाम्पल ना लेते, घड़े के बारे में कहते, तो हम ये कह सकते थे भाई कुमार दूसरा घड़ा बना देगा, पर वो घड़ा तो नहीं बनेगा ना, हो सकता है वो उसी मिट्टी का बना दे। तो हमारे जाने के बाद ऐसा नहीं है कि दुनिया नष्ट हो जाएगी, नहीं, जन्म तो होते रहेंगे, हमारे पहले भी हो रहे थे, हमारे बाद भी हो रहे थे, लेकिन पुष्पेंद्र नहीं रहेगा, नाम भी रहेगा। कहना हम ये चाह रहे हैं कि एक होता है प्राग भाव, जो वस्तु उत्पन्न होने के पहले से था, कब से था इसके बारे में कोई नहीं कहा जा सकता, माने वो अनादि होता है, लेकिन उस अभाव का अंत जरूर हो जाता है, इसलिए शांत। अब एक जो है, जो नष्ट होने के बाद अभाव शुरू होता है, तो कब से शुरू हुआ ये तो हम कह सकते हैं, कब से शुरू हुआ ये तो कह सकते हैं, लेकिन वो अभाव कब तक रहेगा इसके बारे में कुछ पता नहीं, तो हो जाएगा अनंत। इस अभाव का कोई अंत नहीं है, इसीलिए इसको हम अनंत कहते हैं, इसीलिए ये अनंत है। तो ये जो हो गया कि जिसका आदि तो हो, अंत ना हो, वह प्रध्वंसा भाव है। और उत्पत्ति के अनंतर कार्य का जो अभाव होता है, उत्पत्ति के बाद, उत्पत्ति हो गई, उत्पत्ति के बाद क्या होगा, षड विकार अगर पढ़ते हैं निरुक्त के अनुसार, तो जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति, 6 भाव होते हैं। किसी का जन्म होता है जायते, अस्ते माने उसका अस्तित्व होता है, जायते अस्ति, विपरिणमते वो बढ़ता है धीरे धीरे, वर्धते वृद्धि होती है, परिवर्तन आता है, वृद्धि होती है, वर्धते, अपक्षीयते, और जब पूरा बढ़ जाएगा तो फिर धीरे धीरे नष्ट होगा, अपक्षीयते के बाद विनश्यति, नष्ट हो जाएगा। और वो जो नष्ट हो गया, और नष्ट होने के बाद जो अभाव होता है वो अनंत रहता है, कार्य के बाद का भाव। तो यह अभाव कार्य के नष्ट होने के बाद जन्म लेता है, माने कार्य जब नष्ट हो जाता है तब जन्म लेता है। और विनाश अनंतर कार्यस्य, इसलिए कहते हैं विनाश अनंतर कार्यस्य, कार्यस्य विनाश अनंतरम, कार्य के विनाश होने के बाद अभाव शुरू होता है, किंतु इसका अंत कभी नहीं होता। ये अभाव हमेशा बना 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 रहता है, कभी अंत नहीं होता। वो कहते हैं ना कि किसी के जाने से जिंदगी अधूरी नहीं होती, पर लाख के मिल जाने के बाद भी उस एक की कमी पूरी नहीं होती। ऐसा है ये अभाव, इस अभाव को कोई फिल नहीं कर सकता। ये पूरा यहाँ पर हो गया। अब आगे क्या है, इतना हो गया। अब आता अत्यंत अभाव, तीसरी अवस्था, अत्यंत अभाव। अत्यंत अभाव क्या है, तो अत्यंत अभाव के बारे में पढ़ते हैं कि त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता को अंत्य भाव, ये पूरा है। तो त्रैकालिक माने 3 काल से युक्त, तो भूत भविष्य वर्तमान यानी तीनों कालों में होने वाला, इसलिए त्रैकालिक। इसके बाद क्या कहे, संसर्ग,
संसर्ग से युक्त प्रतियोगिता जिसमें है उस अभाव को अत्यंत अभाव कहते हैं। संसर्ग नहीं यानी संयोग नहीं है ना। तो भूतले घटो नास्ति, भूतले यानी भूमि पर, घटो माने घड़ा, नास्ति माने नहीं है। यहाँ पर भूतल में घड़ा का अत्यंत अभाव है। त्रकालिक, 3 कालों में संसर्गावच्छिन्न, संसर्ग का अवच्छिन्न होने पर प्रतियोगिता को अंत्य भाव, अवच्छिन्न प्रतियोगिता है ना। माने इसको अगर हम ऐसे कहें कि घड़ा मतलब घड़ा पहले थे, भूतकाल में है, भविष्य में, वर्तमान में, सब जगह, लेकिन यहाँ पे एक विशेष स्थान पर संसर्ग नहीं है, जुड़ा नहीं है ना। तो वह जो अभाव है, माने घड़ा कहीं और होगा, ठीक है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। माने हम मिट्टी देख रहे हैं, पत्थर देख रहे हैं, उस पत्थर में घड़ा नहीं है ना। तो ये जो अभाव है, ये जो अभाव है, माने संसर्ग से युक्त प्रतियोगिता जिसमें है। संसर्ग से युक्त प्रतियोगिता का मतलब क्या है? मान लीजिए आंगन है, पृथ्वी है, अब इसमें घड़ा नहीं रखा आंगन में, तो घड़ा क्या अस्तित्व में नहीं है अस्तित्व में, भाई है तो अस्तित्व में, लेकिन इस जगह पे पर्टिकुलर स्थान पे उसका संयोग संसर्ग नहीं है। अच्छा, ये अत्यंत अभाव कब तक रहेगा? जब तक संसर्ग नहीं हो जाता, माने ये इस धरा से, इस पत्थर से कोई जुड़ नहीं जाता, तब तक अभाव रहेगा। माने इस अभाव को खत्म करने का तरीका क्या है? तो संसर्ग अगर हो जाए तो प्रतियोगिता के आधार पर इस अभाव को हराया जा सकता है। माने प्रतियोगिता का क्या अर्थ है? संसर्ग से युक्त। तो त्रकालिक, 3 काल से युक्त, संसर्गाव अवच्छिन्न प्रतियोगिता को अंत्य भाव, ये पूरा हो गया। दूसरी पंक्ति क्या कहते हैं इसको? दूसरी पंक्ति जो बनती है वह है अनादिर अनंतो अंत्य भाव। माने यथा भूतले घटो नास्ति, यहाँ भूतल के संयोग संबंध में घट का अभाव है, घटाभाव प्रतियोगी घट है, अभाव भूतल में है, अतः भूतल घटा भाव का अनुपयोगी है, अत्यंत भाव को प्रकट करता है। ये पूरा यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है? इस पूरे पक्ष का क्या अंतर होता है कि भूतल का संयोग घड़े से नहीं है। भूतल को छोड़ दीजिए, हम कहें कि हमारे पास जो बेंच है, इस बेंच पर घड़ा नहीं है, वो घड़ा भले अलमारी में रखा है, दिख रहा है, लेकिन इस बेंच पर तो घड़ा नहीं है। तो इस बेंच पर जो घड़े का अभाव है वो अत्यंत अभाव है। ये अब प्राचीन न्यायिक यानी न्याय के पक्ष को लेने वाले प्राचीन न्यायिक क्या कहते हैं? वायो रूपा भाव, अर्थात वायु में रूप के अभाव को अत्यंत अभाव कहते हैं, क्योंकि वायु में ना तो रूप का भाव है, ना है, ना कभी था, ना कभी होगा। 3 कालों में अभाव रहे। इसको त्रकालिक से मतलब यही है कि 3 काल में जिसका अभाव रहे। वायु में यह अभाव नित्य एवं शाश्वत है। इस प्रकार का यह त्रकालिक अभाव है। माने जो त्रकालिक माने अस्तित्व नहीं, त्रकालिक मतलब ये अस्तित्व वाला नहीं कह रहे हैं कि 3 काल में उसका अस्तित्व है। 3 कालिक मतलब जैसे मान लीजिए हम कहें कि लोहे की जो रॉड है या बेंच है, लोहे की बेंच में घड़ा नहीं है, तो ऐसा है कि कल लोहे की रॉड में घड़ा था, आज नहीं है? नहीं, कल भी नहीं था, आज भी नहीं है। अच्छा, आज नहीं है, कल भी नहीं था, तो क्या कल हो जाएगा घड़ा लोहे की रॉड में? नहीं होगा। तो मतलब ये जो अभाव है कि कल भी अभाव था, आज भी अभाव, कल भी अभाव रहने वाला है। तो ये जो अभाव है ये अत्यंत अभाव है, त्रकालिक है, 3 कालों से युक्त है ये अभाव। इस अभाव को नष्ट नहीं किया जा सकता। लोहे की रॉड में घड़ा नहीं लाया जा सकता, या यूं कहें कि लोहे की रॉड में सोना नहीं आ सकता। कितना भी कोशिश कर लो, हाँ वो जोड़ दें, जड़ दें, उस पर सोने की पॉलिश करवा दें, वो अलग चीज़ है, वो तो आपने जोड़ा है, लेकिन उसमें अभाव तो फिर भी है। जोड़ा है, आप खुद ऐड कर रहे हैं, लेकिन उसमें तो अभाव है। जो लोहे के जो अणु परमाणु है उसमें तो स्वर्ण अणु यानी स्वर्ण के अणु का तो अभाव है ना। तो वह जो अभाव है वो अत्यंत अभाव कहा गया है, जो कभी पूरा नहीं हो सकता। ऊपर के तो जो अभाव थे वो तो पूरे हो रहे थे ना। ऊपर के जो माना प्राग अभाव है, पहले से चला आ रहा है, लेकिन वो अभाव खत्म हो रहा था।
ठीक, माने प्राग अभाव में अंत में वस्तु मिल जाती है, बन जाती है, तो प्राग अभाव समाप्त हो जाता है। प्रध्वंस अभाव पहले अभाव नहीं था, पर अब अनंत के लिए अभाव हो गया, तो दोनों ही सिचुएशन में उसकी उपलब्धता हो रही है। एक की बाद में उपलब्धता हो रही है और एक की पहले उपलब्धता हो रही है, लेकिन अत्यंत अभाव की उपलब्धता नहीं होती, ना तो भूतकाल में हुई, ना वर्तमान में हो पाई, और ना ही भविष्य में होने की कोई संभावना होती है। जैसे पानी के गिलास में, पानी का गिलास रख लो, उस पानी के गिलास में आप पानी भर दो, पानी भर दोगे तो उसमें अभाव किसका रहेगा? दूध का। पानी का गिलास भर के रख दो, कल रख दिया था तो कल भी वो पानी था, दूध नहीं था। अच्छा, कल पानी था, दूध नहीं था, तो आज दूध बन गया क्या? नहीं, आज भी उस पानी में दूध का अभाव है। अच्छा, कल तो कल भी वो दूध का अभाव रहेगा उसमें। तो ये जो अभाव है इसको पूरा नहीं किया जा सकता। ये जो है, इस अभाव को कभी पूरा नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये जो अभाव है वो अत्यंत अभाव कहलाएगा। तो तीन प्रकार के अभाव हो गए हमारे, एक प्राग अभाव, एक प्रध्वंस अभाव, एक अत्यंत अभाव। ठीक, इतना हो गया, तीन अभाव हो गए पूरे। आगे अब क्या है, आगे देखते हैं अगला अभाव। अगला अभाव, और यह जो अभाव है वह है अन्योन्याभाव। अन्योन्याभाव, अन्योन्याभाव का मतलब क्या है कि तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता को अन्योन्य भाव, यथा घटः पटः न इति। तो ये कहते हैं, यहाँ पे कहा जाता है कि तादात्म्य संबंध से युक्त प्रतियोगिता वाले अभाव को अन्योन्य भाव, अन्य का अन्य में अभाव, अन्योन्य भाव। सीधे आप समझिए, अन्योन्य भाव का मतलब क्या? संधि विच्छेद कर अन्य का अन्य में अभाव, अन्योन्य अभाव, ऐसा। अन्य का अन्य में अभाव, अदर का अदर में अभाव, ऐसा कह लीजिए। अन्य माने अदर, है ना, थोड़ा अंग्रेजी शब्द को अभी यूज कर लें हम। तो अब इसमें क्या है, घट पट नहीं है और पट घट नहीं है। पट माने कपड़ा, कपड़ा जो है वो घड़ा नहीं है और घड़ा कपड़ा नहीं है, दोनों ही चीजें हैं। तो अन्य का अन्य में अभाव, एक अन्य है, मान लीजिए एक अन्य है आपका घड़ा, घट यानी घड़ा, और एक अन्य है पट, पट माने कपड़ा, ठीक है, पट माने कपड़ा। तो एक अन्य घट और एक अन्य कपड़ा, तो घड़ा कपड़े से अभाव में रहेगा, घड़े में कपड़ा नहीं है और कपड़े में घड़ा नहीं है। कहना क्या चाह रहा है कि एक दूसरे में हर कोई चीज नहीं होती। तो अन्य अन्योन्य भाव का मतलब क्या है? दो वस्तुओं में पारस्परिक भिन्नता, अर्थात एक दूसरे में एक दूसरे का भाव, अन्योन्य भाव। अत्यंत अभाव संसर्गाविच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव होता है, जबकि अन्योन्य भाव तादात्म्य प्रतियोगिता का भाव। तब तादात्म्य का मतलब क्या है? तादात्म्य, पता नहीं तादात्म्य का अर्थ क्या विशेष होगा, पर यहाँ पे जो बन के आ रहा है अन्य, जो अर्थ है अन्योन्य भाव का मतलब ये है कि एक कपड़ा जो है, कपड़े में घट का अभाव, और सिर्फ घट का ही अभाव है क्या? नहीं, कपड़े में दूध का अभाव है, कपड़े में दही का अभाव है, कपड़े में तेल का अभाव है, और तेल में कपड़े का अभाव है, तेल में पेट्रोल का अभाव है, तेल में पानी का अभाव है। तो जो शुद्ध चीज होती है उसमें एक दूसरी चीज का अभाव होता है। अब कहें दूध भरा गिलास, अगर पानी नहीं डाला तब तो पानी का अभाव है, और डाल दिया तो पानी का अभाव नहीं है, क्योंकि वो शुद्ध नहीं है, ऐसा। अच्छा, मिट्टी जो है, रेत है, उसमें किस चीज का अभाव है? उसमें किस चीज का अभाव है? तो उसमें घी का अभाव कह दो, मान लिया जाएगा। सोने का अभाव कह दो, मान लिया जाएगा। पानी का अभाव कह दो, रेत है सूखी, उसमें कहाँ पानी है? तो ये जो अभाव है, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में अभाव, वो अन्योन्य भाव, अन्योन्य अभाव कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो अभाव है वो 4 प्रकार का हो गया। तो इसका थोड़ा हम एक बार रिवीजन करते हैं और ये विषय हमारा पूर्ण हो जाएगा। सबसे पहले हमने पढ़ा प्राग भाव। प्राग भाव, पहला प्राग भाव, प्राग का मतलब होता पहले, तो वस्तु बनने के पहले का जो अभाव है वो प्राग भाव है। ठीक, बनने के पहले, वस्तु के निर्माण के पहले,
निर्माण के पहले का जो अभाव है वो प्राग अभाव है। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? प्रध्वंसाभाव। प्रध्वंसाभाव, प्रध्वंसाभाव क्या है? प्रध्वंस माने, प्रध्वंस होना माने नष्ट हो जाना। तो वस्तु के नष्ट का अभाव, वस्तु के नष्ट होने के बाद का अभाव, नष्ट के बाद, सॉरी, नष्ट होने के बाद। तो वस्तु जो बनी उसके नष्ट होने के बाद का जो अभाव है वो कौन सा है? वो प्रध्वंसाभाव है। दूसरा हो गया। तीसरा क्या पढ़ा? बोले तीसरा है अत्यंत अभाव। अत्यंत अभाव, अत्यंत अभाव का मतलब क्या है कि जो पदार्थ कल नहीं था आज नहीं है, कल नहीं होगा, है ना, वो अत्यंत अभाव है। तीनों कालों में जिसका अभाव हो, त्रिकाल अभाव ऐसा हम कहें, त्रिकाल का अभाव। त्रिकाल अभाव अत्यंत अभाव में होता है। चौथा क्या है? अन्योन्याश्रित भाव, अन्योन्य भाव। अन्योन्य भाव माने एक वस्तु में दूसरे वस्तु का अभाव होना, एक वस्तु का दूसरे वस्तु में अभाव होना, ये अन्योन्य भाव होता है। अन्योन्य अभाव, एक का दूसरे में अभाव होना, ये अभाव का पूरा विषय हमारा होता है। तो ये